हम तीनों बहनों की शादी एक ही साथ हुई थी। तीनों की बारात एक साथ आई थी। हम तीनों बहनों का उम्र में आपस में 5-5 साल की छोटाई बढ़ाई थी। बड़ी दो बहनों की विदाई साथ में ही हो गई थी। मैं और मुझसे बड़ी बहन बरखा की शादी एक ही घर में हुई थी। बरखा के छोटे देवर से मेरी शादी हुई थी, पर मैं उन लोगों से छोटी थी, तो मेरी विदाई को रोक लिया गया था। मेरी बड़ी बहन की बारात जहाँ से आई थी, वे लोग काफ़ी अच्छे पैसे वाले थे। उन लोगों ने दहेज में कोई मांग नहीं की थी। मुझसे बड़ी बरखा के ससुराल वालों ने तिलक में बहुत पैसे की मांग की थी। उसकी वजह से मेरे पापा को 2 खेत बेचने पड़े थे। तब जाकर हम दोनों बहनों की तिलक के पैसे पूरे हुए थे। मेरी मझली बहन बरखा की शादी के तुरंत बाद विदा कर दिया गया था और मेरी विदाई को रोक लिया गया था, क्योंकि मेरी उम्र अभी विदाई के लायक नहीं हुई थी। मैं उस वक्त 5वीं क्लास में पढ़ती थी। मेरे भाई हम लोगों से छोटे थे। पापा भी बहुत बूढ़े हो गए थे। मेरे पापा अपने बेटे को पढ़ाना चाहते थे। इसकी वजह से भी पापा को खेती की ज़मीन बेचनी पड़ी थी और भाइयों को पढ़ाई के लिए शहर में भेज दिया था। उसके बाद जैसे तैसे करके मेरे पापा घर का खर्चा चला रहे थे। मैं भी पढ़ाई कर रही थी। मेरी बड़ी दीदी प्रेग्नेंट हुई तो उनके ससुराल वालों को मेरी दीदी की देख रेख के लिए किसी अपनों की ज़रूरत थी। मेरी दीदी की कोई ननद नहीं थी। मेरी बड़ी दीदी की जेठानी थी, पर वह सारे अलग रहा करते थे। दीदी के सास ससुर बहुत बूढ़े थे। दीदी का ख्याल नहीं रख पा रहे थे। जीजा का कहना था कि माँ जी, आप सुमन के छोटी बहन को हमारे यहाँ भेज दो ताकि सुमन को आराम मिले। माँ पापा ने भी बहुत सोच विचार की मुझे दीदी के घर भेज दिया गया था। जीजा ने कहा था कि मैं इसका यहीं पर एडमिशन करवा दूंगा। इसकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं होगी और मेरी भी शादी हो गई थी, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरी मझली बहन और मेरी शादी एक ही घर में हुई थी। मेरी बहन से बड़ी भी एक और जेठानी थी और उसके घर में उसी की चलती थी। मेरी माँ ने मेरे ससुराल में ये बात नहीं बताया था कि मुझे बड़ी दीदी के घर भेजा जा रहा है। मेरी बड़ी दीदी का ससुराल शहर में था और वे लोग काफ़ी पैसे वाले थे और मेरा ससुराल हमारे गांव से कुछ ही दूरी पर था। वह गांव हमारे गांव से थोड़ा दूर था। मैंने अपने पति को शादी में ही देखा था। वह उम्र में मुझसे बड़ा लग रहा था, लेकिन मेरी उम्र तो बहुत छोटी थी। मैं तो शादी का मतलब भी नहीं समझ पाई थी, लेकिन मेरा पति पूरा जवान लग रहा था। मेरे पापा ने इतना तिलक दिया था, उसके बाद भी उन लोगों का मुंह बना हुआ था। तिलक तय होने के बाद भी उन लोगों ने तिलक के पैसे बढ़ा दिए थे और मेरे पापा वो पैसे नहीं दे पाए थे, जिसकी वजह से उन लोगों का मुंह फूला हुआ था। रस्मों में भी वो लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। उन लोगों का मुंह फूला हुआ था और मेरी बड़ी बहन के ससुराल वाले तो फूले ही नहीं समा रहे थे, क्योंकि मेरी बड़ी बहन बहुत ही खूबसूरत थी। उन लोगों ने मेरी बड़ी बहन को किसी रिश्तेदार की शादी में ही देखा था और वहीं वह लोग पसंद कर गए थे और चट मंगनी पट ब्याह का दिन रख दिया गया था। और हम दोनों बहनों की शादी तो बहुत दिन पहले तय हुई थी, बस तिलक के पैसों की वजह से रुका हुआ था और बड़ी बहन का रिश्ता भी तय नहीं हुआ था, जिसकी वजह से ये शादी रुकी हुई थी। माँ का कहना था कि पहले बड़ी लड़की की शादी होगी, उसके बाद हम दोनों की शादी होगी। ये रिश्ता मेरी बड़ी बुआ ने करवाया था। वे उनके गांव के लोग थे। हम दोनों बहनें घर का और खेत का काम करने में बहुत तेज थे और यही सब उन लोगों को अच्छा लगा था, जिसकी वजह से वे लोग हमारे यहाँ रिश्ता लाए थे। पर उन लोगों की मांग बहुत ज़्यादा थी। मेरे पापा को भी वो घर पसंद आया था और मेरे पापा ने उनके मांगे गए तिलक के पैसों के लिए अपना खेत तक बेच दिया था। उसके बाद भी उन लोगों का मुंह बना का बना ही रहा और मेरी दीदी को विदा करवाने के बाद उन लोगों ने उसको दोबारा मायके नहीं भेजा था। मेरी दीदी को बहुत सारे काम करने पड़ते थे, घर का भी, सास ससुर का भी, खेत का भी। वह अकेले सब कुछ संभाल लेती थी। उसने कभी शिकायत नहीं की थी और ना ही अपने ससुराल की बातें यहाँ पहुँचाती थी। हम तीनों बहनों की शादी को 5 साल बीत गया था, लेकिन मेरे बरखा दीदी के ससुराल वाले दीदी को एक बार भी मायके नहीं भेजा था। उसके घर में उसकी जेठानी की ही चलती थी। मेरी बहन अपनी जेठानी और जेठ के बच्चों का भी सारा ध्यान रखती थी। खुद के बच्चे भी हो गए थे। उन लोगों ने बरखा को कभी मायके नहीं भेजा और मैं भी बड़ी हो गई थी। उसके बाद भी मेरी विदाई को टाला जा रहा था, क्योंकि उन लोगों को विदाई के समय और पैसों की मांग थी और मेरे पापा ने बिल्कुल हाथ खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा कि अब मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है कि मैं बेचकर अपनी बेटी को दूं। अगर मेरे पास जो ज़मीन बची है उसे बेच दूंगा तो फिर मैं क्या खाऊंगा। इसी वजह से मेरी विदाई रुकी हुई थी और ना ही मेरी बहन को वे लोग विदा कर रहे थे। मुझे भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी।
शादी के बाद एक बार भी मेरा पति दोबारा नहीं आया था और ना ही मेरी बहन आई थी, और मेरी सबसे बड़ी बहन प्रेग्नेंट हो गई थी और उसके ससुराल से मुझे बुलावा आया था क्योंकि वह शादी के 5 सालों के बाद प्रेग्नेंट हुई थी। उनके घर में बच्चों की बहुत चाहत थी। डॉक्टर ने मेरी बहन को बेड रेस्ट बताया था, जिसकी वजह से उन लोगों ने मुझे अपने घर बुला लिया था। मेरे जीजा ने मेरा एडमिशन वहाँ पर करवा दिया था। मैं वहाँ भी पढ़ाई कर रही थी और दीदी को भी देख रही थी। अब मेरी शादी को 8 साल बीत चुके थे और मैं ग्रेजुएशन कर रही थी और यहीं दीदी के पास थी। बड़ी दीदी के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। जीजा बहुत अच्छे थे, वो मेरा बहुत अच्छा ख्याल रख रहे थे। दीदी के यहाँ रहते मुझे 1 साल हो चुका था। मेरी बहन ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। दीदी के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो गई थी। जब मेरे बहन के बेटे का नामकरण था तो मेरे जीजा ने सभी को इनवाइट किया था। उसमें मेरे ससुराल वाले भी शामिल थे और मेरी बहन को भी बुलाया गया था, लेकिन उन लोगों ने मेरी बहन को नहीं भेजा और ना ही मेरा जेठ आया और ना ही मेरा पति। बरका दीदी के पति तो विदेश में थे, बाकी ये 2 लोग तो घर में थे। इन्हें तो आना चाहिए था। मेरी बहन 1-2 महीने में कभी कभार बात करती थी। शायद उसके आसपास ससुराल वाले रहते थे, वह खुलकर बात नहीं कर पाती थी, बस समाचार देकर ही फ़ोन रख देती थी। मेरे पापा 1-2 बार उसके यहाँ गए थे। उसकी कंडीशन बहुत ख़राब लग रही थी। पापा बहुत उदास हो गए थे। बरखा के 2 बच्चे हो गए थे और उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उन लोगों ने पापा के साथ बरखा को नहीं भेजा था और ना ही मेरी विदाई की कोई बात की गई थी। मेरे बुआ के कान में उन लोगों ने ये बात डाली थी कि उनका कहना था कि उसकी विदाई तभी होगी जब मेरे पापा विदाई में और पैसे देंगे। पापा ने अपना हाथ खड़ा कर लिया था। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई पैसे नहीं, ये बात उनके कान में डाल दो, और मेरी बेटी भी उनके घर में कोई सुख में नहीं है। उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। वे लोग बहुत लालची टाइप थे। अब बरखा के 2 बच्चे हो गए थे, उसको तो अपनी ज़िंदगी काटनी थी। मेरी बहन भी उन लोगों के सामने कुछ नहीं बता पाती थी। ये बात यहीं पर अटकी हुई थी और मैं अपने बहन के घर यहाँ पर पढ़ाई कर रही थी। मेरी बहन की जेठानी हमारे घर के 2 गली छोड़कर रहा करती थी। उसका भाई भी साथ में ही रहा करता था। जिस कॉलेज में मैं पढ़ाई कर रही थी उसी कॉलेज में वह भी जाता था और मेरी उसकी बातचीत काफ़ी अच्छी थी। वह भी यहाँ शहर में पढ़ाई के लिए अपनी बहन के घर में रह रहा था और मैं भी अपनी बहन के देख रेख और पढ़ाई कर रही थी। उसका नाम शौर्य था, मेरा नाम पुष्पा था। शौर्य और मैं एक ही क्लास में थे। कॉलेज में मेरे जीजा अपने साथ ले जाते थे और वहीं छोड़कर अपने जॉब पर चले जाते थे, लेकिन आते समय मैं हमेशा शौर्य के साथ आती थी और वह बहुत बातें करता था। वह अपने घर में इकलौता था। उसकी 3 बहनें थी, सारी शादीशुदा थी और एक बहन तो मेरी बहन की बड़ी जेठानी थी और वे अलग रहा करती थी। पापा मुझे लेने आए तो जीजा ने मना कर दिया। कहने लगे उसका लास्ट साल चल रहा है, उसे पढ़ने दो, और अभी सुमन को भी देख रेख के लिए एक आदमी चाहिए, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो मैं खुद ही उसको तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा। अब मैं भी यहाँ से नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता था। यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा था। शौर्य से भी मेरी बहुत अटैचमेंट हो गई थी। एक दिन शौर्य ने मुझे प्रपोज कर दिया था। उसको नहीं पता था कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मैंने उसके प्रपोजल का कोई जवाब नहीं दिया। ना ही मैंने उसे बताया कि मेरी शादी हो चुकी है, क्योंकि अगर मैं बता देती तो शायद वो मुझसे बात करना बंद कर देता। इसी लालच में मैंने उससे नहीं बताया कि मेरी शादी हो चुकी है। शौर्य तो मुझे दिल जान से चाहने लगा था। उसने जब पहली बार प्रपोज किया था, जब हम कॉलेज के तरफ से शिमला घूमने गए थे, वहीं पर उसने मुझे प्रपोज किया था। वो मेरे जवाब के इंतजार में था। एक दिन कॉलेज पहुंची तो वहां पर हड़ताल चल रहा था। शौर्य भी वहां गेट के सामने ही मिल गया था। उसने कहा, मौका अच्छा है, क्या मेरे साथ घूमने चलोगी? शाम तक घर पहुंच जाएंगे। मैंने भी हाँ कर दी। वो मुझे पार्क में ले गया था। ये पटना का मशहूर पार्क था जिसमें लड़का और लड़की आराम से अपने दिल की बात कर लिया करते थे, और आज शौर्य मुझे उसी पार्क में ले आया था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, लेकिन मैं शौर्य के साथ भी टाइम बिताना चाहती थी। मुझे शौर्य बहुत पसंद था। मैंने शौर्य से पूछा, क्या मुझसे पहले भी तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की थी? उसने कहा, मेरी पसंद सबसे पहली और आखिरी तुम ही हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम्हें कभी खोने का सोच भी नहीं सकता। चाहे जो कुछ हो जाए, मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूँगा। उसका इरादा बहुत पक्का लग रहा था। वह बहुत ज़्यादा सीरियस था, लेकिन मैं उसको ये नहीं बता सकती थी कि मैं शादीशुदा लड़की हूँ। मैंने कहा, शौर्य,
अगर मेरे अंदर कोई कमी होगी क्या तब भी तुम मुझे पसंद करोगे? उसने कहा कि मेरे सामने तुम्हारे अंदर कोई कमी नजर नहीं आ रही। अगर कोई ऐसी बात भी हुई तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मैं उसकी चाहत देखकर पिघल गई थी। मैं चुप हो गई। मैंने कहा, सौर्य, तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं भी तुमसे उतना ही मोहब्बत करती हूँ, लेकिन शायद ये जमाना हमें एक नहीं होने देगा। सौर्य ने कहा, क्यों? अगर हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और बालिग हैं तो ये जमाना हमें एक क्यों नहीं होने देगा? मैंने कहा, कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से हम कभी एक नहीं हो सकते। उसने कहा कि मैं वह सारे बंधन तोड़ दूंगा जो हमारे रास्ते में आएगा। मैं उसके दिल की सारी हालत जानकर मैं उसके बहुत करीब चली गई थी। वह भी मेरे बहुत करीब खड़ा था। हम दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी और एक दूसरे को झुलसा रही थी। उसने तुरंत मेरे गर्दन पर किस कर लिया। ये पहला प्यार का एहसास था और मैं भी बहकती चली गई। ये पहला प्यार का एहसास था जो मैं बहुत अलग दुनिया महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था ये समय कभी खत्म ना हो। उसके बाद शौर्य ने मेरे होठों को चूम लिया था। होठों वाला किस कम से कम 1 घंटा चलता रहा। हम एक दूसरे के होठों को चूमते रहे और बहुत करीब आ चुके थे। एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे की धड़कनें भी महसूस हो रही थी। सौर्य ने तुरंत अपने गोद में मुझे लिटा लिया था। हम एक बरगद के पेड़ के पीछे छुपकर अपनी अपनी मोहब्बत में चरम सीमा पार कर चुके थे। शौर्य ने जल्दी से अपना हाथ सूट के नीचे ले जाते मेरे ब्यूटी बॉल को छूने लगा था और ये एहसास तो मुझे अलग ही दुनिया में ले जा रहा था। ऐसा लग रहा था वे कभी अपना हाथ ना हटाए और हम यूं ही एक दूसरे के होठों पर और मेरे जिस्म पर अपने हाथों को सहला रहा था। मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। उसने तुरंत मेरे नीचे के कपड़ों को भी उतार कर मुझे पूरा सुकून पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि मैं बहुत तेज तेज आहें भर रही थी और सिसकियां ले रही थी, तो वो मुझे पूरा सुकून पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। उसने एक ही झटके में मेरी चीख निकलवा दी थी। मैंने अपने चीखों का गला घोंटा था क्योंकि मुझे उस प्यार को महसूस करना था। मैं एक अलग ही दुनिया में जा चुकी थी। इससे पहले मैंने कभी इस तरह एहसास नहीं किया था। शाम तक हम यूं ही एक दूसरे में खोए रहे। मेरे कपड़े भी खराब हो चुके थे। सौर्य ने मेरे कपड़ों को साफ किया था। मेरे टांगों से भी चला नहीं जा रहा था, लेकिन मैं सौर्य के साथ बहुत खुश थी। ऐसा लग रहा था ये दिन कभी खत्म ना हो। शाम हुई तो मैं सौर्य के साथ घर आ चुकी थी। अब मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने ये सब क्या कर लिया था? मैं तो शादीशुदा थी। अगर घर वालों को किसी को पता चलेगा तो वे लोग क्या सोचेंगे? मैं उस दिन के बाद से बहुत चुप चुप हो गई थी। घर में बहुत कम बात करती थी और ऐसा लगता था कि मैं हमेशा सौर्य के साथ ही रहूं। सौर्य भी अपनी मोहब्बत को लेकर बहुत एक्साइटेड था। यूं ही अब हम हफ्ते में 1-2 बार जरूर मिला करते थे। एक दूसरे के जिस्म को सुकून पहुंचाया करते थे। लेकिन ये बात मैंने अपनी बहन को या किसी को नहीं बताया था। सौर्य ने अपने घर में ये बात छेड़ दी थी। वह रात को भी मुझसे घंटों फोन पर बात करता। मुझे भी उससे बात करना बहुत अच्छा लगता था। मैं भी रात रात भर उससे बात करती, लेकिन मैंने ये बात अपने घर में नहीं बताई थी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था। अगर ये बात किसी को पता चलेगा तो बहुत बदनामी होगी। एक दिन मेरे पापा मेरे बहनोई के पास फोन पर बात कर रहे थे कि पुष्पा की विदाई करनी है, लेकिन वे लोग और पैसों की मांग कर रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? मेरे बहनोई ने कहा कि अब शादी तो हो चुकी है, अब ये डिमांड तो पूरी करनी ही होगी। अगर बरखा उस घर में ना होती तो हम ये रिश्ता ख़त्म कर देते, लेकिन अभी बरखा भी उसी घर में है तो हम इस रिश्ते को इस तरह ख़त्म नहीं कर सकते। जबकि बरखा के पास 2 बच्चे हैं, उसके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो बरखा के लिए और भी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। इसलिए हम उनके मांग को पूरा कर पुष्पा की विदाई कर देनी चाहिए और बरखा और पुष्पा के लिए यही अच्छा होगा। मेरे बहनोई ने कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा और जो मुझसे बन पाएगा मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। तुम्हें खेत बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये बात सुन चुकी थी और मैं बहुत घबरा रही थी। मैं उस घर में नहीं जाना चाहती थी जहाँ पर मेरी बहन पहले से ही दुखी थी। मैं उस इंसान को भी नहीं जानती थी जिससे मेरी शादी हुई थी, ना ही उसने मुझसे कभी बात करने की कोशिश की थी। और मैं शौर्य के और अपने रिश्ते के लिए कभी भी घर में किसी से बात नहीं की थी। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती हुई थी कि मैंने अपने घर में ये बात किसी को नहीं बताई थी। मेरे जीजा और पापा मेरे ससुराल में जाकर मेरी विदाई की बात कराए थे और बरका को भी साथ में ले आए थे। पूरे 10 साल के बाद बरका अपने मायके में कदम रख रही थी। उसके दोनों बच्चे भी अब बड़े हो गए थे। उसका पति विदेश में रहता था। वह घर के मामलों में कम ही बोलता था।
बरखा भी चुप करके अपने घर गृहस्थी संभालने में लग चुकी थी। उसको भी ये था कि मेरे से छोटी मेरी बहन इसी घर में है, अगर मैं कोई ऐसा वैसा काम करूंगी तो मेरी बहन के रिश्तों में रुकावट आएगी। इसी वजह से अपना रिश्ता भी चुपचाप उस घर में सब कुछ सहकर बिता रही थी। उसका भी यही कहना था कि उसके ससुराल वाले थोड़े लालची हैं, क्योंकि उसकी जेठानी का कहना था वह अपने बहन का रिश्ता मेरे पति से करवा देगी और उनके मांगे गए रकम भी उन्हें दिलवा देगी। इसी बात से मेरी बहन बहुत डरती थी और चुप से उनकी सारी बातें मान लेती थी। बरखा ने अपने और मेरे रिश्ते को बचाने में 10 साल लगा दिए थे और तब भी वे लोग ज़्यादा खुश नहीं हुए थे। उन लोगों का कहना था कि इतने दिन क्यों लगे, जबकि वे सारी समस्याएं जानते थे, लेकिन उनको इस सब से कोई मतलब नहीं था। अब जबकि बरखा भी इस घर में आ गई थी और बरखा भी यही चाहती थी कि मेरी विदाई हो जाए, अपने आगे की जिंदगी सुकून से बिताए। मैं इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई थी और मुझ में हिम्मत नहीं था कि मैं ये बात बताती कि मैं उस घर में नहीं जाना चाहती जहाँ मेरी बहन बरखा को इतनी परेशानी सहनी पड़ती थी। मैं उस घर में कभी नहीं जाती। और अब जहाँ मेरे बहनोई ने मेरी विदाई का सारा इंतजाम कर दिया था, सब कुछ बात सेटल कर लिया था। मेरे बड़े बहनोई मेरे घर में बहुत मान सम्मान किया जाता था, क्योंकि वह हर बात में और हर तरीके से मेरे पापा की बहुत मदद करते थे। मेरे भाइयों को भी पढ़ाने में मदद कर रहे थे, जबकि पिछले 5 सालों से वो मुझे भी पढ़ा रहे थे। मेरे पढ़ाई का पूरा खर्चा भी उठा रहे थे। उन्होंने तो मेरे पिता की जगह ले ली थी। अगर मैं उनकी बात को काटती और ना मानती तो मैं अपने नज़रों में ही गिर जाती। अब मैं बहुत मजबूर हो गई थी, लेकिन ये बात सौर्य नहीं जानता था। वह हमारे घर से 2 गली छोड़कर रहा करता था और वह भी गांव गया हुआ था, लेकिन मुझसे हर समय बात करता था। मैंने एक बार भी सौर्य को ये नहीं बताया था कि मेरे घर में ये सारी समस्याएं हो रही है। मैं तो अपने पति की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। मुझे उससे बहुत नफरत हो चुकी थी। उन लोगों ने इतना मजबूर किया था दहेज के लिए। मेरी बहन को भी उसकी वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा था। अब जबकि उनकी बात मानकर मेरी विदाई की तैयारी हो रही थी तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा था और मुझे भी अपने गांव भेज दिया गया था ताकि मेरी विदाई हो सके। लेकिन मैं कभी उस घर में नहीं जाना चाहती थी। किसी भी हाल में मुझे ही इस सारी समस्याओं का हल निकालना था, क्योंकि जो काम मैंने कर लिया था वह बहुत बदनामी वाला था और अगर मेरे ससुराल वालों को पता चलता तो वह तुरंत मुझे डिवोर्स दिलवा देते, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। और जिस दिन मेरी विदाई थी उस रात मैं घर में अकेले बैठे सौरभ से सारी सच्चाई बता चुकी थी। वह पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने जब सुना कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो उसने ये ठान लिया था वह किसी भी तरह मुझे अपने साथ ले जाएगा और शादी करेगा। वह तुरंत मेरे घर के लिए निकल चुका था। मैं उसे मना कर रही थी कि तुम ऐसा मत करो, कुछ भी हो सकता है। उसने कहा कि मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, पर मैं अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ जाने नहीं दे सकता। सौरव ने कहा, मेरे मरने के बाद ये मुमकिन हो सकता है, पर मैं जीते जी ये कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था, मेरे पीछे मेरी दोनों बहनों ने मेरी सारी बातें सुन चुकी थी। उनका सर भी चकराता हुआ नजर आया था। मेरी बड़ी बहन मुझ पर बहुत गुस्सा हुई थी। उसने कहा, अगर कुछ ऐसा था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ये बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं और मैं तुम्हारी शादी सौरव से करवा देती। मेरी बहन बरखा तुरंत अपना दिमाग चलाने लगी। कहने लगी कि मैं तो पिछले 12 सालों से उस घर में घुट घुट कर मर रही हूँ, लेकिन अगर ये बात उन लोगों को पता चलेगा कि ये पहले से प्रेग्नेंट है तो किसी भी हाल में वो मुझे भी डिवोर्स दिलवा देंगे। इससे अच्छा है कि तुम आज ही उसके साथ भाग जाओ। जब वो लड़का इतना सच्चा है, अपनी परवाह किए बिना यहाँ तक आ रहा है, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि अब हम भी इस प्यार में अपना योगदान दे और इन दोनों जानों को मिलवा दे। मेरी दोनों बहनें अपनी अपनी बातें सोचने लगी और उन लोगों को यही अच्छा लगा कि मुझे सौरव के साथ भेज दिया जाए। और सौरव भी सुबह ही पहुंच चुका था। अभी मेरे विदाई वाले नहीं आए थे। इससे पहले ही सौरव मेरे घर पहुंच चुका था। मेरी बहनों ने मुझे उस घर से सौरव के साथ भेज दिया था। मैं सौरव को पाकर बहुत खुश हुई थी। मैं और सौरव दिल्ली चले आए थे। सौरव अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ मुझे लेकर आ गया था, क्योंकि सौरव के गांव में भी मुझ पर खतरा हो सकता था। मेरा ससुराल सौरव के गांव से ज़्यादा दूर नहीं था। उन दोनों का एक ही जिला लगता था। इसलिए सौरव ने मेरे सेफ्टी के लिए दिल्ली में अपने रिश्तेदार के यहाँ मुझे लेकर आ गया था। यहाँ पर उन लोगों ने हमारी बहुत आवभगत की थी। हम दिल्ली में ही 6 से 7 महीने रह रहे थे। सौरव के रिश्तेदार ने हमारी बहुत मदद की थी। जब यहाँ पर सौरव मुझे लेकर आया था तो मुझ पर बहुत गुस्सा हुआ था। कहने लगा, यहाँ तक नौबत ही ना आती। अगर तुम मुझे सारी बातें पहले ही बता देती, मैं तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा रिश्ता मांग लेता
मुझे तुम्हारी पहली शादी से कोई लेना देना नहीं था। तुम्हारी शादी उस वक्त हुई जब तुम्हें शादी का मतलब भी नहीं पता था। तो भला वह शादी थोड़ी ही थी, और ना ही उसके बाद तुम्हारे ससुराल वालों ने कभी तुम्हारे अच्छे बुरे के लिए पूछा। उन्हें तो सिर्फ तुम्हारे घर वालों से पैसों की मांग थी, जो तुम्हारे घर वाले बार बार पूरा कर रहे थे। ऐसे लोगों पर तो पहले ही दिन केस हो जाना चाहिए, जो इस तरह लोगों को मजबूर करके दहेज की मांग करते हैं। और तुम्हारी बहन भी इसमें शामिल है, क्योंकि वह सारा अत्याचार सह रही थी। सिर्फ तुम लोगों के लिए वह अपनी जिंदगी भी नर्क बना रही थी। तुम्हारी बहन को बराबर डराया धमकाया जा रहा था, फिर भी तुम लोग अपने होठों पर ताला लगाए उनकी डिमांड पूरी करते जा रहे थे। ऐसे ही लोग क्राइम कर जाते हैं। मुझे पुष्पा तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बस इतना तकलीफ जरूर हुआ है कि तुमने ये सब पहले नहीं बताया। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी बिता सकता था? मैं कभी ना ऐसा होने देता। चाहे तुम जहाँ भी चली जाती, मैं तुम्हें ढूंढ निकालता और मैं तुम्हें कभी बर्बाद ना होने देता। मैंने सौर्य की बातें सुनी तो मुझे लगा कि मैंने अपने जीवन में बिल्कुल सही फैसला किया है। उस रात हमने खुलकर एक दूसरे के बाहों में बिताया था, जहाँ पर यह डर नहीं था कोई हमें देख लेगा। वैसे एक दूसरे के जिस्म में तो हम कब का समा चुके थे। अब रोज रोज सौर्य की मोहब्बत और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। उसे पता था मेरे पेट में उसका बच्चा सांस ले रहा है। उसकी मोहब्बत दुगनी हो गई थी। सौर्य एक कारपेंटर फैक्ट्री में काम करने लगा था। मैं पिछले 4 महीने से प्रेग्नेंट थी। सौर्य का कहना था ये बच्चा यहीं पर जन्म होगा, उसके बाद हम यहाँ पर कोर्ट मैरिज करके फिर अपने गांव लौटेंगे। गांव में मेरे और सौरभ के आने के बाद पापा और बहनोई के पैसे बच गए थे। मेरे पापा को इस सदमे की वजह से अटैक आया था और उसी सदमे ने मेरे पापा की जान ले ली थी। ये तो कभी भी होना ही था। अगर मैं वहाँ विदा होकर जाती और बाद में उन लोगों को पता चलता ये पहले से प्रेग्नेंट है, तब भी मेरे पापा के ऊपर ये बात आनी थी और हमारी इज्जत की धज्जियां उड़नी थी, क्योंकि जो काम मैंने किया था वह गलत था। उस वक्त मोहब्बत के आगे कहाँ किसी का जोर चलता है, और मैं भी मोहब्बत में सही गलत का पहचान भूल गई थी। लेकिन मेरी मोहब्बत तो सच्ची थी। सौरभ ने मेरा साथ दिया था और जिससे मेरी पहली शादी हुई थी वह तो पहले से ही मेरे खिलाफ था और बाद में भी मेरे खिलाफ ही रहता। मैंने सही समय पर सही फैसला किया था, लेकिन मेरा तरीका गलत था। मैं शादी से पहले से ये सब कुछ कर बैठी थी, इतने आगे निकल चुकी थी। मेरे साथ और भी धोखा हो सकता था। अगर सौर्य गलत होता तो ये तो भगवान की कृपा थी मुझ पर कि सौर्य अच्छा निकला था। मैंने अपने बेटे को जन्म देने के बाद सौर्य से कोर्ट मैरिज कर ली थी। मेरी बरखा बहन अपने ससुराल दोबारा नहीं गई थी, वह माँ के पास ही थी, माँ को संभाल रही थी। मेरे भाई भी बड़े हो गए थे, वही तीनों अब घर का खर्चा चला रहे थे। मेरे बड़े बहनोई मुझसे बहुत नाराज थे। उनका कहना था कि अगर मुझे सौरभ से प्यार हुआ था तो मैंने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया। शायद वो मेरी शादी करवा देते और यहाँ तक ये नौबत ना आती। और बरखा के घर वालों पर मेरे बड़े बहनोई ने केस कर दिया था दहेज उत्पीड़न में, और सभी गाँव वाले मेरे पापा के तरफ से थे, क्योंकि उस झगड़े में ही मेरे पापा को अटैक आया था और हमारा केस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। अब बरखा का पति भी सुलह करना चाहता था। उसका कहना था कि मैं बरखा को लेकर अलग रहूंगा, और मेरे पहले पति ने भी अपने भाभी के बहन से शादी कर ली थी। और बरखा का पति भी अब बरखा को ले जाने के लिए रोज फोन करता था, लेकिन बरखा अलग रहना चाहती थी। उसका पति मान गया था और उसे विदेश लेकर जाना चाहता था, लेकिन बरखा उन लोगों पर विश्वास नहीं करती थी। उसने कहा कि मेरा खर्चा यहीं पर भेजो या तुम भी मेरे साथ रहो, हम दोनों यहीं पर काम करेंगे और अपने बच्चों को पाल लेंगे। कुछ साल के बाद बरखा का पति तैयार हुआ था और बरखा को साथ लेकर रह रहा था। और मेरी जिंदगी सौर्य के साथ तो पहले भी स्वर्ग थी, और बाद में तो सौर्य मुझसे और ज्यादा मोहब्बत करने लगा था। और मेरे बहनोई भी अब मुझसे नाराज नहीं थे। मैं उन्हें मना चुकी थी, मैं उनसे माफी मांग चुकी थी। सौर्य भी उनसे माफी मांग चुका था। मेरी बहन की जेठानी भी मुझे बहुत चाहती थी। वो मेरी बड़ी ननद थी और मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं कभी कभी सौर्य के साथ वहाँ पर आती थी और कई कई हफ्ते रहती थी। अब आप लोग बताइए, मैंने अपने बचपन की शादी तोड़कर सौर्य से शादी की, ये गलत था ये सही? क्योंकि ये रिश्ता पहले भी ठीक नहीं था और बाद में तो उससे भी बुरा हो सकता था। और मेरी दोनों बहनों ने मेरा साथ दिया था, वह गलत था ये सही? मेरी तरह बहुत कम महिलाएं होंगी जिनकी किस्मत अच्छी होगी, नहीं तो इस तरह दहेज के नाम पर लड़कियों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। अगर लड़कियां गलत कदम उठा ले तो फिर उन्हीं को ही गलत ठहराया जाता है। इस तरह एक ही घर में शादी होने पर दूसरी बहन को बहुत कुछ सहना पड़ता है। अपना परिवार बचाने के लिए, ऊपर से अपनी बहन का भी रिश्ता बचाने के लिए
ऐसे कई फैमिलियां हैं जो कोर्ट में धक्के खा रही हैं। हर किसी की किस्मत मेरी तरह नहीं होती। मेरे किस्मत में तो भगवान ने शौर्य को लिख दिया था। शौर्य ने कभी मुझे दोबारा किसी बात का ताना नहीं दिया था। हमारी जिंदगी बहुत हंसी खुशी जा रही है। मुझे एचडी सच्ची कहानियां पर इनकी सारी कहानियां बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने अपनी कहानी यहाँ भेजी है और मैंने अपना नाम और अपना जिला गुप्त रखा है, क्योंकि मुझे अपनी कहानी के जरिए लोगों को जागरूक करना है कि दहेज के खिलाफ आप भी आवाज़ उठाएं और अपनी बच्चियों को, लड़कियों को सेफ रखें। अच्छे लोगों की दुनिया में कमी नहीं है, लेकिन इस तरह भेड़िए जानवरों की भी दुनिया में भीड़ है। तो इस भीड़ से अपने आप को सुरक्षित कीजिए। अगर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। और मैं एचडी सच्ची कहानियाँ को पर्सनली थैंक्स कहना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी कहानी को अपने शब्दों में बहुत ही अच्छी तरह से लिखा। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।